Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 19 July 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. Your patient says that he urinates at night and it is affecting his daytime alertness. You would document this as: आपका पेशेंट आपसे कहता है कि उसे बार बार रात को यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ता है और इसके कारण उसकी नींद खराब होती है और दिन में वो स्लीपी फील करता है, पूरी अलर्टनेस और एक्टिवनेस के साथ अपने काम को दिन में नहीं कर पाता। पेशेंट द्वारा बताए इस स्टेटमेंट को आप किस टर्म द्वारा डॉक्यूमेंट करेंगे? ओलिग्यूरिया, नॉक्चूरिया, डिसयूरिया, पॉलीयूरिया। The right answer is option B, nocturia. Let's see the rationale. Nocturia or nocturnal polyuria is defined as need to wake up one or more times and pass urine at night. जब कोई व्यक्ति रात को एक या एक से अधिक बार यूरिन पास करने के लिए जागता है तो ये कंडीशन नॉक्चूरिया या नॉक्चुरनल पॉलीयूरिया कहलाती है। इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन्यूरेसिस वेयर यूरिन इज पास्ड अनइंटेंशनली ड्यूरिंग द स्लीप। एंड नॉक्चूरिया तो आपने समझ लिया, कई बार एग्ज़ाम में एन्यूरेसिस टर्म भी पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है। एन्यूरेसिस टर्म का मतलब है अगर कोई व्यक्ति रात को सोते समय बिस्तर पर ही यूरिन पास कर दे, उसे बिल्कुल भी होश नहीं हो, तो ये कंडीशन एन्यूरेसिस कहलाती है। जनरली 5 साल की एज वाले बच्चों में ये कंडीशन देखने को मिलती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ideal length of insertion of rectal suppository in the adult? अगर किसी क्लाइंट को आप रेक्टल सपोसिटरीज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसे कितना इंचेस अंदर इंसर्ट करेंगे आप? 2 इंचेस बियॉन्ड द इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर से 2 इंचेस ऊपर या अंदर की तरफ, 4 इंचेस अंदर, 9 इंचेस अंदर या फिर 10 इंचेस। The right answer is option. Here is a typing error. Option B is correct. किसी भी क्लाइंट के रेक्टम एरिया को जब आप देखेंगे तो उसमें 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। स्फिंक्टर्स बेसिकली एक तरह से गार्ड की तरह होते हैं, दरवाज़ों की तरह होते हैं। जब आप स्टूल पास करना चाहते हैं तो ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आप स्टूल को आगे पास कर पाते हैं बॉडी से। लेकिन जब आप नहीं चाहते तो ये स्फिंक्टर्स क्लोज रहते हैं और इससे स्टूल बाहर नहीं आ पाता। जब किसी क्लाइंट में कोई मेडिसिन रेक्टल रूट से, रेक्टम से एनस द्वारा बॉडी में इंसर्ट करनी होती है तो इस सिचुएशन में करीब करीब 3 इंचेस बियॉन्ड द इंटरनल स्फिंक्टर हम इसे पुट करते हैं। एग्जैक्टली यदि बात की जाए तो अगर आप किसी टैबलेट को रेक्टम रूट से इंसर्ट कर रहे हैं तो अडल्ट के अंदर कम से कम आप इसे 3 इंचेस इंसर्ट करेंगे। 1 इंच का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर्स, 3 इंचेस का मतलब हो गया 7.5 सेंटीमीटर। इतना आपको टैबलेट इंसर्ट करना है। सपोसिटरी बेसिकली टैबलेट हैं जो कि रेक्टम रूट से इंसर्ट की जाती हैं बॉडी में और ये वहाँ पर डिज़ोल्व हो जाती हैं और फिर इससे जिस पर्पज़ से इसे इंसर्ट किया गया है वो इफ़ेक्ट इस पर्टिकुलर एरिया में जनरेट होते हैं।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाइल्ड के केस में रेक्टल सपोसिटरी कितनी इंसर्ट की जाएंगी, तो आप कहेंगे 2 इंचेस यानी कि 5 सेंटीमीटर्स। और अगर इन्फेंट्स के केस में आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, रेक्टल सपोसिटरी को आप 1/2 इंचेस या 1.25 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं। अडल्ट 3 इंचेस, चिल्ड्रन 2 इंचेस, इन्फेंट्स 1/2 इंचेस। Next question. A patient is on anticoagulant therapy following pulmonary embolism. During the first visit patient's home, the public health nurse asked the patient to take out all the medicines that he has on hand. Which medication is a cause of concern when taking patient on anticoagulant? एक पेशेंट जिसके घर पर आप उसे चेक करने के लिए जाते हैं, इस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिजीज़ है और इसके ट्रीटमेंट के लिए उसे एंटीकोगुलेंट मेडिसिन दी जा रही है, यानी ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जो कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होने देती। आप इस पेशेंट से कहते हैं कि आपके पास जो जो मेडिसिन है वो सभी मेडिसिन मुझे दिखाएं। पेशेंट द्वारा कौन सी मेडिसिन दिखाने पर आप इसे कॉज ऑफ कंसर्न मानेंगे या इसे इस मेडिसिन को नहीं लेने की सलाह देंगे? ऑप्शन ए फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन सी आइसोनियाजेड, ऑप्शन डी फेनेंटोइन। The right answer is option B, acetyl salicylic acid. एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को आप एस्प्रिन के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई क्लाइंट किसी भी तरह की एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहा हो तो उसे कभी भी आप एस्प्रिन या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड नहीं लेने के लिए देंगे, क्योंकि पहले ही इस पेशेंट में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म एंटीकोगुलेंट मेडिसिन के कारण रुकी हुई है और अब आपने और एस्प्रिन दे दी तो इससे उसके अंदर क्लॉट बनने की मैकेनिज्म बिल्कुल ही रुक जाएगी और पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग होने का रिस्क रहेगा, या फिर उसे थोड़ी भी चोट लगेगी तो वहाँ से सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है। तो याद रखिएगा, पेशेंट में एंटीकोगुलेंट थेरेपी यानी कि हिपेरिन, वारफेरिन आदि चल रही हो तो इसके साथ कभी भी हम एस्प्रिन को नहीं देते हैं। इसका कारण है कि इसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज इवेल्युएटिंग अ पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव फॉर इन्फेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन? किसी पेशेंट में कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, अब आप इस पेशेंट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो रहा, इस चीज़ का असेसमेंट कर रहे हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप ये मानेंगे कि इस पेशेंट में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है? ऑप्शन ए रेक्टल टेम्परेचर 100, ऑप्शन बी रेडनेस, वार्मथ, टेंडरनेस इन एन इंसिशनल एरिया, ऑप्शन बी WBC काउंट 8000 per ml, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। The right answer is option B. It is redness, warmth and tenderness in incisional area. पेशेंट में जिस जगह ऑपरेशन हुआ है उस इंसिजनल साइड पर अगर टच करने पर वार्मथ फील हो, यानी वो एरिया कुछ अदर बॉडी पार्ट से गर्म महसूस हो, टच करने पर यहाँ पेन हो यानी टेंडरनेस हो, या फिर ये एरिया रेड दिखाई दे, तो इन तीनों ही चीज़ों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इस क्लाइंट में ऑपरेशन वाले इस एरिया पर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं
किसी भी इंसिशनल साइट पर आपको रेडनेस, वार्मथ, टेंडरनेस अगर फील हो तो ये इन्फेक्शन को बताती हैं। WBC का नॉर्मल काउंट 4000 से 11000 के बीच होता है। इससे ज़्यादा होने पर इन्फेक्शन माना जाएगा। यहाँ पर दी गई वैल्यू नॉर्मल रेंज के अंदर है। इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर की प्रेजेंस इन्फेक्शन को नहीं बताती है। और रेक्टल एरिया से यदि आप टेम्परेचर लेते हैं तो ओरल एरिया से लिए गए टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ये ज़्यादा होता है और एक्जिला एरिया से लिए गए टेम्परेचर से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ये ज़्यादा होता है। अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो हमारी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है अगर ओरल रूट से लिया जाए तो। अगर रेक्टल रूट की बात करेंगे तो ये 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और यहाँ पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है जो कि नॉर्मल है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। रेडनेस, वार्मथ, टेंडरनेस, 3 चीज़ें अगर पेशेंट के घाव पर दिखें तो समझ लीजिएगा उसे इन्फेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनिंग ऑफ बेड सोर हैज़ टू बी डन फ्रॉम। किसी क्लाइंट में यदि बेड सोर हुआ है और आप इसकी क्लीनिंग करना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में करेंगे? इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, वुंड पार्ट नियर टू केयर गिवर फर्स्ट देन फर्दर पार्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉरसेट एग्ज़ाम। नॉरसेट एग्ज़ाम के लिए बेड सोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे ज़रूर तैयार करके जाएं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में किस स्टेज या किस लेवल का बेड सोर है पूछा जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इसे पूरा तैयार करके जाएं। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आउटर टू इनर साइड। अगर किसी क्लाइंट के अंदर बेड सोर डेवलप हो चुका है तो इसकी क्लीनिंग करने के दौरान हम आउटर एरिया टू इनर एरिया वुंड को क्लीन करते हैं। आउटर एरिया से क्लीनिंग शुरू करते हुए इनर एरिया तक राउंडेड मोशन में हम स्वैब से उस एरिया को क्लीन करते हैं। दिस इज़ फॉर बेड सोर। बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि लेस कंटेमिनेटेड एरिया से मोर कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ क्लीन की जाती है। यानी कि पेशेंट के बेड सोर का जो बाहरी हिस्सा है उसे हम लेस कंटेमिनेटेड मानते हैं और सेंटर पॉइंट को मोर कंटेमिनेटेड मानते हैं। इसलिए क्लीनिंग की डायरेक्शन आउटर से इनर यानी बाहर से अंदर की तरफ होनी चाहिए। इसके ऑपोजिट यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्जिकल इंसिजन में वुंड की क्लीनिंग किस डायरेक्शन में की जाएगी तो आप यहाँ पर इनर टू आउटर एरिया में क्लीनिंग करेंगे। सर्जिकल इंसिजन में हम सेंटर पार्ट को मोर क्लीन मानते हैं एज कंपेयर टू द पेरिफेरल एरिया। सो इनर टू आउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा? लामा की फुल फॉर्म क्या होती है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ऑप्शन बी लीव एंड मेडिकल एडवाइस, ऑप्शन सी लीव अलोन विथ मेडिकल एप्लीकेशन, ऑप्शन डी लीव अगेंस्ट मेडिकल मेडिकेशन ओनली अप्लाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगर कोई क्लाइंट बिना डॉक्टर की इजाज़त के हॉस्पिटल से छुट्टी लेता है, चला जाता है, तो इसे हम लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स obtains vital signs and determine the level of comfort
for the patient which standard of practice is performed. किसी क्लाइंट में नर्स वाइटल साइंस लेती है और उससे पूछती है कि उसमें किसी तरह का डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं हो रहा, ऐसा करके नीचे बताए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन की नर्स द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। सिंपली कहें तो पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करना और उससे पूछना कि वो अब कैसा है, ये कौन सा स्टेप है, कौन सा इंटरवेंशन है? The right answer is option A. It is called assessment. Very important point. आपने नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा होगा। नर्सिंग प्रोसेस में टोटल 5 सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है असेसमेंट। असेसमेंट में पेशेंट से डाटा कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पर वाइटल साइंस का असेसमेंट करके और पेशेंट से उसके हालचाल पूछकर हम असेसमेंट ही परफॉर्म कर रहे हैं। डाटा कलेक्शन करने के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लाइंट को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम या डिजीज़ आइडेंटिफाई हो जाता है तो इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, इस चीज़ की प्लानिंग की जाती है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। जो भी आपने प्लान बनाया है ट्रीटमेंट के लिए उसे अप्लाई करते हैं, सब मेडिसिन्स देते हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। और फाइनली आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपने जो केयर क्लाइंट को दी है, ट्रीटमेंट क्लाइंट को दिया है, इससे क्या क्लाइंट की कंडीशन में सुधार आ रहा है, इस चीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है, जांचा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगर आप नर्सिंग प्रोसेस के इन 5 स्टेप्स को सीक्वेंस से याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक मिनेमोनिक या ट्रिक है ADPIE। A फॉर असेसमेंट, D फॉर डायग्नोसिस, P फॉर प्लानिंग, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड E फॉर इवैल्यूएशन। एडपाई से आप इन 5 टर्म्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a narrow cuff is used for measuring blood pressure, then what will be the outcome? अगर किसी क्लाइंट में ब्लड प्रेशर लेने के लिए आप बीपी कफ बहुत ही नैरो ले लेते हैं, सकरा ले लेते हैं, तो इससे आने वाला जो बीपी रीडिंग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो रीडिंग है वही हमें मिलेगी। या फिर ऑप्शन बी, फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड। नैरो कफ लेने से गलत रीडिंग आएगी और नॉर्मल से हाई आएगी। ऑप्शन सी, फॉल्सली लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड। नॉर्मल से कम रीडिंग आएगी और गलत रीडिंग आएगी। या फिर बीपी कांट मेजर्स, हम नैरो कफ के द्वारा बीपी का मेजरमेंट नहीं कर सकते। The right answer is option B, falsely high reading will be obtained. आइए इसके पीछे की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप जब भी नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे तो रेगुलरली आपको क्लाइंट के वाइटल्स लेने होंगे, तो उस समय बीपी कफ का साइज़ किस रेशो में होना चाहिए, इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस एग्ज़ाम में कई बार इसे पूछा भी गया है। Use of narrow cuff leading to falsely high reading and use of large cuff will cause falsely low reading. अगर किसी अडल्ट पर्सन का बीपी लेते समय आपने उसमें बच्चे का बीपी कफ इस्तेमाल किया तो इससे बहुत ज़्यादा हाई रीडिंग आएगी, गलत आएगी और हाई रीडिंग आएगी। इसके ऑपोजिट अगर किसी बच्चे में आपको ब्लड प्रेशर चेक करना था
और इस बच्चे में आपने अडल्ट का बीपी कफ इस्तेमाल कर लिया, तो इससे ली गई रीडिंग गलत होगी और बहुत ही ज़्यादा लो होगी, कम होगी। तो हमेशा याद रखें कि नैरो कफ हाई रीडिंग, फॉल्स हाई रीडिंग और लार्ज कफ फॉल्स लो रीडिंग, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अब हमें बीपी कफ पेशेंट के आर्म्स के साइज का किस रेशियो में लेना चाहिए ये जान लेते हैं। Width of the blood pressure curve should be 40% of the circumference and length of the curve should be 80% of the circumference। जिस भी किसी क्लाइंट में आपको ब्लड प्रेशर लेना है, उस क्लाइंट के अपर एक्सट्रीमिटी का जो सर्कमफ्रेंस है, परिधि का जो माप है, उस मेजरमेंट का 40% चौड़ाई वाला बीपी कफ होना चाहिए और इस सर्कमफ्रेंस का लगभग 80% लेंथ वाला बीपी कफ होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस का मतलब है जैसे कि ये पेशेंट का आर्म है, यहाँ पर आप फीता रखकर इसे इस प्रकार से नापेंगे, तो पेशेंट के आर्म की जो पूरी जो गोलाई में नापी गई दूरी है, ये हैंड सर्कमफ्रेंस कहलाएगी और इस दूरी का लगभग 40% चौड़ाई वाला और इस दूरी का लगभग 80% लंबाई वाला बीपी कफ हमें इस्तेमाल करना रहेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द बिलो आर द साइंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट। नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सा साइन कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट का नहीं है। ऑप्शन ए कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ऑप्शन बी इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन सी डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ पल्स। द राइट आंसर इज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। अगर किसी क्लाइंट में कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होता है तो उसमें क्लाइंट इमीडिएटली अपना कॉन्शियस लेवल खो देगा, उसकी प्यूपिल्स जो हैं डायलेट हो जाएंगी और उसमें पल्स एब्सेंट होगी। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो कार्डियो शब्द का मतलब होता है हार्ट और पल्मोनरी शब्द का मतलब है लंग्स और अरेस्ट का मतलब होता है इन दोनों के फंक्शंस का रुक जाना। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल जनरली ओपियोइड्स के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण हो सकता है, ओपियोइड ओवरडोज के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, May 12, June 2, May 1। The right answer is option B, May 12। नर्सेस डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है और इस दिन को नर्सेस डे के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि मदर ऑफ नर्सिंग यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 12 मई को बर्थडे है। उनके द्वारा नर्सिंग फील्ड में किए गए अच्छे कामों के लिए उन्हें हमेशा याद रखने हेतु उनके बर्थडे को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं क्योंकि क्रीमियन वॉर में घायल सैनिकों का इलाज करने के दौरान वो रात को हॉस्पिटल के राउंड लगाते समय लैंप हमेशा अपने साथ रखते थी, इसलिए उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस एरिया में हुआ और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को लंदन इंग्लैंड में हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ब्रिटिश नर्स, स्टैटिशियन, सोशल रिफॉर्मर थी और इन्हें फाउंडर या फिलोसोफर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनिंग ऑफ द थर्मामीटर नीड टू बी इन डायरेक्शन आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर। किसी क्लाइंट का टेम्परेचर लेने के बाद आप थर्मामीटर को किस डायरेक्शन में क्लीन करेंगे? बल्ब टू स्टेम, स्टेम टू बल्ब। The right answer is option B, stem to bulb. Very important question. ये मान लीजिए आपका थर्मामीटर है और इस थर्मामीटर का ये आगे वाला हिस्सा बल्ब कहलाता है और पीछे वाला ये पार्ट स्टेम कहलाता है। इस एरिया में रीडिंग्स लिखी होती हैं। जब आप पेशेंट का टेम्परेचर लेने जा रहे होते हैं उस समय आप इस बल्ब वाले पार्ट को लेस कंटेमिनेटेड और स्टेम वाले पार्ट को मोर कंटेमिनेटेड मानते हैं, तो क्लीनिंग की डायरेक्शन बल्ब से स्टेम की तरफ होती है। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर द क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर शुड बी डन फ्रॉम द बल्ब टू स्टेम साइड एंड आफ्टर टेकिंग द टेम्परेचर द क्लीनिंग शुड बी इन स्टेम टू बल्ब साइड। टेम्परेचर लेने के बाद इस थर्मामीटर का जो ये वाला हिस्सा है, बल्ब वाला पार्ट है, वो पेशेंट के बॉडी से टच होता है तो ये हिस्सा मोर कंटेमिनेटेड हुआ है। क्लीनिंग की डायरेक्शन हमेशा लेस कंटेमिनेटेड स्पेस से मोर कंटेमिनेटेड स्पेस की तरफ होनी चाहिए। तो अब हम थर्मामीटर को स्टेम से बल्ब की साइड में क्लीन करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इम्पॉर्टेंट है ये। Next question, a client with cancer develops xerostomy. The nurse can help alleviate the discomfort associated with xerostomy is। एक कैंसर का पेशेंट है और इस पेशेंट को जीरोस्टोमिया हो रहा है। इस जीरोस्टोमिया कंडीशन से पेशेंट को हो रहे डिस्कम्फर्ट से रिलीफ दिलाने के लिए आप एज अ नर्स क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए, ऑफरिंग अ हार्ड कैंडी, आप इसे हार्ड कैंडी खाने के लिए देंगे। ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रिंग द एनाल्जेसिक मेडिकेशन, आप इसे एनाल्जेसिक मेडिकेशन देंगे। ऑप्शन सी, स्प्लिंटिंग स्वेलन जॉइंट, हम स्वेलन जॉइंट्स में स्प्लिंटिंग करेंगे। या फिर प्रोवाइड सलाइवा सब्सटीट्यूशन, हम इसे सलाइवा सब्सटीट्यूट देंगे। The right answer is option D, it is providing saliva substitution. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जीरोस्टोमिया होता क्या है। जीरोस्टोमिया शब्द का मतलब है ड्राई माउथ एंड ऑफरिंग द क्लाइंट अ सलाइवा सब्सटीट्यूट विल हेल्प द मोस्ट। कैंसर का पेशेंट है और मेडिसिन ज़्यादा लेने, पानी कम पीने के कारण उसकी माउथ की जो ओरल म्यूकोसा है वो ड्राई हो गई है और ओरल म्यूकोसा का ड्राई होना ही जीरोस्टोमिया के नाम से जाना जाता है। अगर क्लाइंट का मुंह सूख रहा है तो हम इसे इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए कोई भी सलाइवा सब्सटीट्यूट दे सकते हैं जिससे उसकी ओरल म्यूकोसा वेट होगी और क्लाइंट को रिलीफ मिलेगा। अगर आपने ड्राई माउथ की कंडीशन में हार्ड कैंडी खाने के लिए दी तो इससे पेशेंट के माउथ में चोट लग सकती है, ये सही नहीं माना जाएगा। ओरल म्यूकोसा इरिटेट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्लूड्स। अगर किसी क्लाइंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो इसके दौरान कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन या ये सभी? The right answer is option D, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मान लीजिए किसी क्लाइंट का एक्सीडेंट हुआ और उसे हेड इंजरी हो गई, सर पे चोट लगने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और इस ब्लड के कारण जो टिश्यू स्पेस के में जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। टिश्यू या ब्रेन में प्रेशर का बढ़ना ही इंट्राक्रेनियल प्रेशर का इंक्रीज होना कहलाता है। इस सिचुएशन में पेशेंट को वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लर विजन ये सभी फाइंडिंग्स हो सकती हैं।
इंट्राक्रेनियल प्रेशर यदि बढ़ता है तो क्लाइंट का हेड पार्ट लेग पार्ट की तुलना में एलिवेटेड रखा जाता है। सिंपली यदि कहें तो उसे फॉवलर या हाई फॉवलर पोजीशन दी जाती है इफ़ इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सम कंडीशंस। नॉर्मल यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर की बात की जाए तो ये 5 से 15 mm ऑफ Hg के बीच होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के दौरान क्लाइंट को हम मैनिटॉल नामक डायूरेटिक देते हैं। मैनिटॉल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है जिसे रैपिडली इन्फ्यूज़ किया जाता है और इससे आईसीपी मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the first thing a nurse should assess to determine the presence neurological changes? किसी क्लाइंट में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं आ गए, इस चीज़ का असेसमेंट करने के लिए नर्स के द्वारा सबसे पहले किस चीज़ का असेसमेंट किया जाता है? वाइटल्स का, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का, मेंटल स्टेटस का या फिर रिफ्लेक्सेस का? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का। किसी भी क्लाइंट में न्यूरोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं आए, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखा जाता है। क्लाइंट कितना होश में है, इस चीज़ को चेक करके हम न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरल चेस्ट इज सीन इन। बैरल चेस्ट किस कंडीशन में देखने को मिलता है? निमोनिया में, एटेलेक्टेसिस में, एम्फाइसीमा में या एम्फाइमा में? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एम्फाइसीमा। बैरल चेस्ट एम्फाइसीमा कंडीशन में देखने को मिलता है। बैरल चेस्ट का मतलब है क्लाइंट का चेस्ट आप जब देखेंगे तो वो देखने में बैरल शेप्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड बैरल शेप्ड चेस्ट। एम्फाइसीमा क्या है? इन विच एयर सैक्स और एल्विलाई आर डैमेज्ड और डिजीज्ड, स्मोकिंग इज मोस्ट कॉमन कॉज। अगर किसी क्लाइंट के लंग्स में मौजूद एयर सैक्स या एल्विलाइज किसी वजह से डैमेज हो जाएं या डिजीज़ हो जाएं जिसके कारण ये प्रॉपर फंक्शन ना कर पाएँ तो ये कंडीशन एम्फाइसीमा कहलाती है। एम्फाइसीमा का सबसे बड़ा कारण यदि पूछा जाए तो हम स्मोकिंग बताएंगे। एम्फाइमा क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट के लंग्स हैं। क्लाइंट के लंग्स और चेस्ट वाल का जो बीच का स्पेस होता है इसे हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। अगर क्लाइंट की इस प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो जाए, मवाद पड़ जाए तो ये कंडीशन एम्फाइमा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आता है एटेलेक्टेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है। एटेलेक्टेसिस इज अ कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स एल्विलाई। इट इज़ मोस्ट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ऑपरेशन के बाद पेशेंट के एल्विलाइज कोलैप्स्ड हो जाते हैं, फंक्शनिंग स्टेट में नहीं रहते, ये कंडीशन एटेलेक्टेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वरी स्कैली प्लैक्स आर द माइल्डली इची ऑन पेशेंट्स नी एल्बो आर नोन एज। अगर किसी क्लाइंट के घुटने और कोहनी पर सिल्वर कलर के लीजन्स हो जाएं, चकते पड़ जाएं, तो ये क्या कंडीशन बताते हैं? स्कैबीज, विटिलिगो, सोरियासिस या इम्पिटिगो? The right answer is option C. It is called psoriasis. सोरियासिस वह स्किन डिजीज़ है जिसमें क्लाइंट के घुटने और कोहनी वाले एरिया पर सिल्वर कलर के स्किन रैशेस पड़ जाते हैं और जहां पर हल्की हल्की इचिंग भी होती है।
स्कैबीज क्या है इसे भी जान लेते हैं। स्कैबीज को आप सार्कोप्टिक मैनेज के नाम से भी जानते हैं। स्कैबीज कह दीजिए या इसे आप सार्कोप्टिक मैनेज इस नाम से भी जानते हैं। जनरली ये किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आने के बाद होता है। जनरली फैमिली, स्कूल, नर्सिंग होम में इस तरह के डिजीज़ का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है। स्कैबीज डिजीज़ माइट के कारण होने वाला डिजीज़ है और इससे पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया में इचिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटिलिगो डिजीज़ की। विटिलिगो डिजीज़ में बॉडी की पर्टिकुलर एरिया में स्किन का कलर लॉस हो जाता है, यानी सिंपली कहें तो स्किन पर सफ़ेद कलर के दाग या धब्बे पैचेस पड़ जाते हैं। विटिलिगो डिजीज़ में हमारी स्किन में जो कलर प्रोड्यूस करने वाली पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, पिगमेंट जनरेटिंग सेल्स होती हैं, वो अपना फंक्शन बंद कर देती हैं या फिर ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। विटिलिगो डिजीज़ में जनरली पेशेंट का माउथ, हेयर, आइज़ ये प्रभावित होता है। विटिलिगो डिजीज़ से ट्रीटमेंट करने पर स्किन कलर कुछ हद तक बेहतर हो सकता है, लेकिन ये डिजीज़ पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है। लास्ट हम बात करते हैं इम्पिटिगो की। इम्पिटिगो को आप स्कूल सोर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कूल सोर्स, क्योंकि इस डिजीज़ से मुख्य रूप से इन्फेंट्स और चिल्ड्रन प्रभावित होते हैं। ये भी एक हाईली कंटेजियस स्किन इन्फेक्शन है जिसमें पेशेंट के फेस पर रेड सोर्स हो जाते हैं, लाल चकत्ते या लाल घाव बन जाते हैं। इस इम्पिटिगो डिजीज़ में अफेक्टेड चिल्ड्रन का नोज़ और माउथ पार्ट अफेक्ट होता है। नोज़ और माउथ पार्ट में बने ये रेड सोर्स कुछ समय बाद रप्चर हो जाते हैं और यहाँ से सिक्रीशंस निकालते हैं कई दिनों तक, और फिर ये जो घाव है येलो ब्राउन क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इम्पिटिगो डिजीज़ के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू emergency with a history of multiple bee sting and a blood pressure of 80/50 mm of Hg he is having। एमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आया जिसे बहुत सारी मधुमक्खियों ने काटा है, यानी बी स्टिंग हुआ है। इस क्लाइंट का ब्लड प्रेशर लेने पर 80/50 मिलता है। तो इस बीपी फाइंडिंग से आप किस कंडीशन का होना अनुमान लगाएंगे? हाइपोवॉलेमिक शॉक, स्पाइनल शॉक, हेमरेजिक शॉक या एनाफाइलैक्टिक शॉक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer is option D, एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक या फिर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है जो कि कुछ सेकंड में डेवलप हो सकती है, कुछ मिनट्स में डेवलप हो सकती है, जैसे ही क्लाइंट किसी ऐसी चीज़ से कांटेक्ट में आता है जिससे उसे एलर्जी हो। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होने पर हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और एक साथ सेकंडों में कई सारा केमिकल रिलीज करने लगता है, और इस केमिकल के इफ़ेक्ट के कारण अचानक क्लाइंट का ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, उसका एयरवे नैरो हो जाता है, पेशेंट की ब्रीथिंग रुक जाती है, उसकी पल्स रैपिड हो जाती है, वीक हो जाती है, स्किन पर रैशेस आ जाते हैं, नोजिया वोमिटिंग शुरू हो जाती है। ये सभी चीज़ें एनाफाइलैक्सिस कंडीशन को बताती हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक उस समय होता है जब क्लाइंट किसी एलर्जन से कांटेक्ट में आए, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जिससे उसे एलर्जी है। एनाफाइलैक्टिक शॉक होने पर हमें तुरंत पेशेंट को एपिनेफ्रिन देना होता है, जो कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। अगर समय पर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो पर्सन की डेथ होना लगभग निश्चित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट साइंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव शॉक आर मॉनिटर्ड बाय द नर्स बाय ऑब्जर्विंग द। किसी क्लाइंट में सर्जरी के बाद शॉक तो डेवलप नहीं हो रहा, इस चीज को मॉनिटर करते समय शॉक के किस अर्लीस्ट साइन को हमें एज अ नर्स लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए? ऑप्शन ए पल्स रेट, ऑप्शन बी पल्स प्रेशर, ऑप्शन सी बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी यूरिन आउटपुट। The right answer is option A, pulse rate. Post-operative usually occurs mainly due to excessive hemorrhage and effect of anesthesia. ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद अगर क्लाइंट शॉक में जाता है तो उसके दो बड़े कारण होते हैं, या तो सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है या फिर एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट के कारण क्लाइंट शॉक में जा रहा है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में शॉक का अर्लीस्ट साइन यानी सबसे जल्दी देखा जाने वाला साइन है इंक्रीज्ड पल्स रेट यानी टैकीकार्डिया। क्लाइंट का हार्ट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा यदि हार्ट बीट शो करे तो इसका मतलब है क्लाइंट अब शॉक में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी यूज्ड इन टैपिड स्पंजिंग शुड बी। किसी क्लाइंट में टैपिड स्पंजिंग देने के दौरान किस टेम्परेचर वाला पानी इस्तेमाल किया जाता है? 80 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 to 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 to 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। The right answer is option A, 80 degree to 95 degree Fahrenheit. Option A is correct. Use lukewarm water, that is 90 degree Fahrenheit to 95 degree Fahrenheit, or we can say 32.2 degree centigrade to 35 degree centigrade. Do not use cold water, ice or rubbing alcohol. Using will lower the client's body temperature too quickly. Sponge for 20 to 30 minutes. किसी भी क्लाइंट को टैपिड स्पंजिंग देने का सिंपल मीनिंग ये है कि हॉस्पिटल में जो टैप मौजूद है उससे वाटर लेकर उसकी बॉडी को साफ करना। टैप वाटर का मतलब है हॉस्पिटल में मौजूद नल का पानी लेकर उसकी पूरी स्किन को साफ करना टैपिड स्पंजिंग कहलाता है। और अगर आप वहाँ मौजूद नल से पानी लेते हैं तो इसका टेम्परेचर लगभग नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास होना चाहिए। इसका अनुमान लगाकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर क्लाइंट में आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो इससे उसका बॉडी टेम्परेचर अचानक कम हो सकता है, क्लाइंट हाइपोथर्मिया स्टेट में जा सकता है, जो कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए याद रखें, हमें हल्का गर्म पानी यानी ल्यूक वार्म वाटर ही इस्तेमाल करना है स्पंजिंग के लिए। और स्पंजिंग का जो समय है यहाँ पर स्पेशली टैपिड स्पंजिंग का वो 20 से 30 मिनट तक होना चाहिए, यानी कि आप 20 से 30 मिनट तक ही टैपिड स्पंजिंग देंगे। स्पंजिंग हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिन्हें हाई फीवर हो और इसके फीवर को, इनके टेम्परेचर को नॉर्मल करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ क्लाइंट इंजरी? इन चारों में से किस ऑप्शन के द्वारा हॉस्पिटल में क्लाइंट्स को ज़्यादातर इंजरी होती हैं? मेडिकेशन एरर एंड फॉल्स, ट्रांसफर फ्रॉम बेड, बेड सोर्स, निडल स्टिक इंजरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेडिकेशन एरर एंड फॉल्स। हॉस्पिटल में ज़्यादातर क्लाइंट्स को गलत डोज ऑफ मेडिसिन या गलत रूट से मेडिसिन या गलत समय पर मेडिसिन दी जाती है। इस प्रकार की मेडिकल एरर से क्लाइंट को इंजरी होती है। सेकंड हम बात करें तो हॉस्पिटल में फॉल्स के कारण क्लाइंट बेड पर लेटा हुआ था, आपने साइड रेल ऊपर करना भूल गए और क्लाइंट ने करवट ली, वो नीचे गिर गया, तो इस प्रकार से फॉल की इंजरी ज़्यादा होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेडिकेशन एरर और फॉल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ
most common source of injury during the hospital stay. Next question, all mosquitoes bite at night except, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मॉस्किटो डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहता है, डे टाइम में ज़्यादा बाइट करता है? एडीज, क्यूलेक्स, मैंसोनिया, एनाफ्लीज। The right answer is option A, Aedes. Let's see the rationale. Aedes aegypti is a day-biting mosquito. That means the mosquito is most active during the daytime for approximately 2 hours after sunrise and several hours before sunset. जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है ये डे बाइटिंग मॉस्किटो माना जाता है, दिन में काटने वाला मच्छर माना जाता है। ये मच्छर सूर्योदय होने के बाद लगभग 2 घंटे तक और सूर्यास्त से पहले कई घंटों तक काफ़ी एक्टिव रहता है। मॉस्किटो रेस्ट इन इंडोर्स इन क्लोसेट एंड डार्क प्लेसेस। ये एडीज इजिप्टी मॉस्किटो इंडोर्स यानी घर के अंदर रहता है, क्लोज स्पेसेस में रहता है और अंधेरी जगहों पर पनपता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन अ पेशेंट इज इन लीवर फेलियर which of the following behavioral change is the most important assessment to report? अगर किसी पेशेंट को लीवर फेलियर होता है तो इस सिचुएशन में उसमें कौन सा बिहेवियरल चेंज देखने को मिलेगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेथार्जी, फैटिग, नॉजिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉजिया। लीवर फेलियर होने के बाद क्लाइंट को हमेशा नॉजिएटेड फील होता रहता है। लीवर हमारी शरीर की वह ग्लैंड है जो कि ब्लड को डिटॉक्सिफाई करती है, यानी ब्लड में मौजूद हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालती है। अगर किसी पेशेंट में लीवर ही काम नहीं कर रहा तो इन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएंगे हम और ब्लड में इन कंटेंट का लेवल बढ़ने से हमें लगातार नॉजिएटेड फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन? इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग पोर्टल हाइपरटेंशन के होने को बताती है? एस्टेरेक्सिस, हेमेटेमेसिस, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन। The right answer is option B, हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस शब्द का मतलब है अगर क्लाइंट को वॉमिटिंग के साथ ब्लड आता है तो ये कंडीशन हेमेटेमेसिस कहलाता है। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब क्लाइंट वॉमिटिंग करता है तो उस वॉमिटिंग में स्टमक का कंटेंट माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। अगर क्लाइंट के स्टमक में वॉमिटस के साथ ब्लड भी मौजूद है तो वॉमिटिंग में ब्लड भी बाहर आएगा यानी हेमेटेमेसिस होगा। और ये कंडीशन पोर्टल हाइपरटेंशन में इसलिए डेवलप हो जाती है क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन कंडीशन में लीवर से निकलने वाली ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इस प्रेशर के कारण जब ये ब्लड इसोफेगस वगैरह तक आता है तो यहाँ मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, अपने साइज़ में काफ़ी बढ़ जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कुछ हल्की मात्रा में ब्लीडिंग होने लगती है। यही ब्लड अब वॉमिटिंग के साथ बाहर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर क्लाइंट को पोर्टल हाइपरटेंशन है तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इसोफेगस और स्टमक एरिया की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी, वहाँ से ब्लड स्टमक में जाएगा और क्लाइंट को वॉमिटिंग में ब्लड भी मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन ईसीजी द वेव दैट राइजेज ड्यूरिंग स्वीपिंग ऑफ इम्पल्स ओवर द एट्रिया फ्रॉम एसए नोड इज नेम्ड एज। जब किसी क्लाइंट में हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं, ईसीजी करते हैं, तो क्लाइंट के हार्ट के एट्रियम पार्ट से क्लाइंट के हार्ट के एसए नोड से जनरेट किए हुए इम्पल्स
एट्रिया से जब क्रॉस होते हैं तो ईसीजी में कौन सी वेव बनती है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पी वेव, ऑप्शन बी क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी टी वेव, ऑप्शन डी यू वेव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का हर्ट है और यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास में हर्ट का नेचुरल पेस मेकर यानी ऐसे नोड मौजूद है। इस ऐसे नोड के द्वारा इम्पल्स जनरेट किए जाते हैं जिसके कारण पूरे हर्ट में कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। ऐसे नोड द्वारा जनरेट किए गए ये इम्पल्स जब हर्ट के दोनों अपर चैम्बर्स यानी एट्रिया के ऊपर से होकर गुजरते हैं तो ईसीजी पर जो वेव बनती है उसे हम पी वेव के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब ये इम्पल्सेस वेंट्रिकल एरिया से होकर गुजरते हैं, हर्ट के दोनों नीचे वाले चैम्बर से होकर गुजरते हैं, तो बनने वाली जो ईसीजी वेव है उसे हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब ये दोनों वेंट्रिकल्स वापस जब रीपोलराइज होते हैं यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आते हैं तो वहाँ पर टी वेव देखने को मिलती है। यू वेव जो है एक एबनॉर्मल वेव है जो कि हाइपोकैलीमिया कंडीशन होने पर देखने को मिलती है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये पैपिलरी मसल्स के रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। पैपिलरी मसल्स के रीपोलराइजेशन को यू वेव रिप्रेजेंट करती है। ये एक एबनॉर्मल वेव है जो हर पर्सन में नहीं देखने को मिलती। एक बार फिर से देखते हैं। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण बनती है। डीपोलराइजेशन का मतलब है हर्ट के चैम्बर्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण बनता है। और अगर टी वेव की बात की जाए तो ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के कारण बनता है। रीपोलराइजेशन का मतलब है कि हर्ट के चैम्बर का वापस डायलेटेड फॉर्म में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following areas of the heart will be affected by occlusion of right coronary artery? अगर किसी क्लाइंट में राइट कॉरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उसमें रुकावट आ जाए, तो हमारे हार्ट के किस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी? एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल वॉल, इंफीरियर वॉल। The right answer is option D, inferior wall. Let's see the rationale. Right coronary artery supplies the right ventricle or inferior portion of heart. हमारी हार्ट को कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं। राइट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे हार्ट के राइट वेंट्रिकल या फिर यूं कहें कि इंफीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है। अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आ जाए, ऑक्लूशन आ जाए, तो इससे हमारे हार्ट के इंफीरियर पोर्शन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और उस पर्टिकुलर पार्ट में इस्चीमिया और फिर इन्फ्रैक्शन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। किसी भी क्लाइंट में डायस्टोलिक बीपी किस वजह से प्रभावित होता है? सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम, रीनल फंक्शन, बैरोरिसेप्टर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सिस्टमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के प्रेशर या ब्लड को जो रेसिस्टेंस दिया जाता है उसके कारण डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ GERD डिजीज़ एक्सेप्ट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ में क्या एज अ मैनेजमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते आप? बर्प इन बिटवीन मील, यूज़ थिकेंड फूड, ऑफर स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन आफ्टर फीडिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ में पेशेंट को खाने के बाद कभी भी सीधा नहीं लेटाना चाहिए। दिस इज़ contraindication or we can say it is not used. Gastroesophageal reflux disease, a digestive disease in which stomach acid or bile irritates the food pipe or lining.
देखिए ये क्लाइंट का ईसोफेगस है, ये क्लाइंट का स्टमक है और ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर क्लाइंट के स्टमक में जो फूड कंटेंट है वो ईसोफेगस से निकल कर ऊपर की तरफ माउथ की तरफ बार बार आता है, यानी फूड का रीगर्गिटेशन होता रहता है और इसी कंडीशन को हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इस डिजीज कंडीशन का कॉज स्टमक में बाइल इरिटेशन होना होता है। जीईआरडी के पेशेंट को हम बर्प इन बिटवीन मील करने के लिए कहते हैं, यानी खाना खिलाते समय अगर क्लाइंट के स्टमक में गैस है तो इसे खाने के दौरान बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बर्प इन बिटवीन मील करवाते हैं। इसके बाद क्लाइंट को हम थिक फूड देते हैं, गाढ़ा खाना देते हैं थोड़ा, जिससे कि जो फूड कंटेंट है वापस ईसोफेगस में ऊपर की तरफ ना आ पाए और क्लाइंट को थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाता है और कई बार खिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर। किसी क्लाइंट में रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस किसे माना जाता है? ऑक्सीजन लैक यानी ऑक्सीजन की कमी, इंक्रीज पीएच ऑफ ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, ऑक्सीजन एक्सेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस। हमारे ब्रेन में मौजूद रेस्पिरेटरी सेंटर को उस समय स्टिमुलेशन मिलता है जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। जैसे ही हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है, ब्रेन तक ये मैसेज जाता है कि CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो तुरंत हमारा रेस्पिरेशन सेंटर एक्टिवेट होता है और इसके कारण हम तेज़ी से ब्रीथ करने लगते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।